The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक ऑडियो भैरंट वायरल हो रहा है। इसमें एक भाई साहब कोरोना और 5G टेस्टिंग के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। आप भी ऑडियो का एक हिस्सा सुनिए। अरे वो जो चल रहा है ना 5G का टेस्टिंग चल रहा है। अच्छा। यूपी अब खत्म हो जाएगा, अब बिहार स्टार्ट हो, बिहार से वेस्ट बंगाल तक पहुंच गया, फिर असम जाएगा, फिर असम से हिमाचल पकड़ेगा, फिर हिमाचल से फिर आपका बंगाल खाड़ी पकड़ेगा। अच्छा, ऐसा है। वो 5G जितने टावर नहीं है उसका टेस्टिंग चल रहा है। तो उससे पहले क्या था, बंगाल खाड़ी स्टार्ट किया था सब, अभी मुंबई से स्टार्ट किए हैं। अब जहाँ जहाँ उसे स्पेक्ट्रम थोड़ा से मानो जाती भी हम हल्ला बोल कर रहा है। आज के लल्लन टॉप शो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या 5G टेस्टिंग का कोरोना के फैलने से कोई कनेक्शन है या नहीं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं दिन का वीडियो और सुनते हैं कुछ सुर्खियां। किसी कॉर्पोरेट ऑफिस या 5 स्टार होटल की तरह चमचमाती ये बिल्डिंग कोविड अस्पताल है, जिसे पिछले साल बिहार सरकार ने शुरू किया था। अस्पताल में 60 बेड हैं। हर बेड के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ अन्य सुविधाएं जैसे गर्म पानी पीने के लिए इलेक्ट्रिक जग, जरूरी दवाएं और साफ पीने का पानी उपलब्ध है। कोरोना मरीज को दी जाने वाली दवाएं जो मार्केट से गायब हैं या फिर जिनके दाम आसमान छू रहे हैं, वो भी अस्पताल में मौजूद हैं। लेकिन जब इंडिया टुडे के संवाददाता रोहित सिंह सहरसा के इस अस्पताल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ ताला पड़ा हुआ है। ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमित मरीज एक एक बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए तरस रहे हैं, संसाधनों के अभाव में लोगों की जान जा रही है, उस समय में भी अगर संसाधनों की बर्बादी देखनी हो तो आप बिहार जा सकते हैं। महामारी के दौरान कोविड-19 अस्पताल को बंद रखने को लेकर जब स्थानीय प्रखंड विकास अधिकारी मनोज कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टरों की भारी किल्लत है, इसके चलते कोविड-19 अस्पताल को नहीं चलाया जा रहा। आगे का हाल नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। पिछले 24 घंटे में आए आंकड़ों ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 4,14,333 नए मामले सामने आए, जबकि 3,920 लोगों की मौत हो गई। ये तीसरी बार है जब कोरोना के नए मामले 4 लाख के पार पहुंचे हैं। दूसरी सुर्खी तमिलनाडु से। डीएमके प्रमुख मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। 1 मार्च 1953 को चेन्नई में पैदा हुए स्टालिन पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बेटे हैं। 2013 में अपने 2 अन्य बेटों को किनारे कर करुणानिधि ने स्टालिन को अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया था। 2018 में करुणानिधि की मौत के बाद स्टालिन पार्टी के अध्यक्ष चुने गए और 2021 में पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में डीएमके को 133 सीटें मिली हैं। स्टालिन के साथ कैबिनेट के 33 और सदस्यों ने भी शपथ ली। तीसरी सुर्खी दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने आपदा को अवसर में बदल जरूरी चीजों की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। खान मार्केट इलाके में कल से आज तक रेड में 524 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए। अकेले खान चाचा रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए। डीसीपी अतुल ठाकुर के मुताबिक नवनीत कालरा के स्वामित्व वाले नेगे एंड जू बार से बरामदगी शुरू हुई। कालरा एक प्रसिद्ध व्यवसायी हैं जो दयाल ऑप्टिकल्स और खान चाचा रेस्टोरेंट, टाउन हॉल रेस्टोरेंट बार और मिस्टर चाऊ से जुड़े हैं। साथ में पुलिस ने 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग चीन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को इंपोर्ट करते थे और दिल्ली में ऑनलाइन पोर्टल बनाकर आम जनता को कई गुना दामों पर बेचते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी 20 से 25 हजार का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदकर 70,000 में बेचते थे। चौथी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। कर्नाटक हाई कोर्ट के 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आदेश तर्कसंगत है। कोर्ट ने कहा कि जब लोग मर रहे हों तब हाई कोर्ट शांत नहीं रह सकता। नरेंद्र मोदी सरकार के प्रतिनिधियों ने कोर्ट में कहा कि हमारे स्रोत असीमित नहीं हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय समस्या है। अगर हर हाई कोर्ट इस तरह हस्तक्षेप करेगा
तो महामारी का प्रबंधन पटरी से उतर जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह से सोच समझकर दिया गया आदेश है। हाईकोर्ट ने आदेश पारित करने के पर्याप्त कारण बताए हैं। पांचवी सुर्खी यूपी से। उत्तर प्रदेश के गांव से अब वो खबरें आने लगी जिसका डर शुरू से जताया जा रहा था। पंचायत चुनाव के बाद कोरोना महामारी के गांव में तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही थी और अब ऐसी ही खबरें आ रही हैं। गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण इलाकों में पिछले 15 दिन में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बिसरख, जेवर और दादरी के गांव में अधिकतर लोग बीमार हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि न तो जांच हो रही है, न सैनिटाइजेशन और दूसरी व्यवस्थाएं हैं, कोई बीमारों को पूछने नहीं आ रहा। इसी तरह रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा गांव में कोरोना जैसे लक्षणों के चलते एक हफ्ते में 17 लोगों की मौत हुई। इन लोगों की न टेस्टिंग हुई थी, न सही इलाज मिला। और हैरत की बात यह कि 17 लोगों की मौत के बाद भी न तो जिला प्रशासन ने किसी तरह का संज्ञान लिया, न ही अब तक टीम गांव पहुंची। करीब 2000 लोगों की आबादी वाले गांव में हर तरफ मातम है और बताया जा रहा है कि 70% से ज्यादा लोग जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। रायबरेली से अब कानपुर चलते हैं। कानपुर से 50 किलोमीटर दूर घाटमपुर का परास गांव। ये गांव कानपुर की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। अकेले इस गांव की आबादी 10,000 है, लेकिन कोरोना के चलते गांव में सन्नाटा, हर कोई खौफजदा। दरअसल गांव में बीते 15 दिन में करीब 30 लोगों की जान चली गई। किसी को 2 दिन पहले बुखार आया, अचानक से तबीयत बिगड़ी, सांस उखड़ी, जब अस्पताल ले गए तो रास्ते में दम तोड़ दिया। कई ऐसे थे जो दिन भर अस्पताल के बाहर डॉक्टर से दवा लेने के इंतजार में बैठे रहे और दम तोड़ दिया। बात सिर्फ गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और रायबरेली की नहीं है। यूपी के अधिकांश जिलों से अब इसी तरह की खबरें आ रही हैं। आज उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ संयुक्त परिषद ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान भी 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें करीब 1000 शिक्षक थे। यूपी से एक और अपडेट है। रायबरेली की सलोन सीट से बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का कोरोना से निधन हो गया। दल बहादुर कोरी चौथे बीजेपी विधायक हैं जिनकी मौत हुई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गोंडा के रहने वाले विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह, उनका भी आज कोरोना से निधन हो गया। नेताओं के अलावा दूसरे व्यक्तियों की बात करें तो प्रसिद्ध समाज शास्त्री धीरू भाई शेठ का भी निधन हो गया। एक और निधन है जिसकी खबर खूब चली लेकिन सत्य नहीं पाई गई। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, जो एम्स में इलाज करवा रहा है, खबर आई कि उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर एम्स ने साफ किया कि मृत्यु नहीं हुई। लेकिन एक व्यक्ति हैं हमारे बेहद करीबी जिनकी मृत्यु हो गई, उनके बारे में भी जान लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी का भी कोरोना के चलते निधन हो गया। मेरा शेष नारायण जी से पहले परिचय नहीं था। एक रोज़ लोग मुझे अचानक से फ़ोन करने लगे कि अपना फेसबुक चेक करो। चेक किया तो पाया कि किसी ने टैग कर रखा है। जब टैग करने वाले व्यक्ति के प्रोफाइल पर पहुंचे तो पाया कि ये वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हैं। और जानते हैं उन्होंने क्या लिखा था? भाई, हमको लल्लन टॉप की पत्रकारिता बहुत पसंद आ रही है, कोई हमारी सौरभ द्विवेदी से दोस्ती करवा दे। मैंने अपने मित्रों से शेष जी का नंबर लिया, उनको फ़ोन किया और खूब आशीर्वचन मिले। उन्होंने किताबों के बारे में चर्चा की, कहा कि बहुत अच्छा लगता है कि तुम किताब वाला करते हो। और मैं उत्साह के साथ उनसे पूछने लगा, सर आपके पास ये वाली किताब भी है, वो वाली किताब भी है। कई ऐसी किताबें थी मेरी सूची में जो उपलब्ध नहीं थी। और उन्होंने पितृवत स्नेह के साथ कहा, हाँ बच्चे, सब किताबें हैं, जब ये दौर बीत जाएगा तो तुम मुझसे ले जाना पढ़ने के लिए। लेकिन दौर बीतने से पहले ही शेष नारायण जी का निधन हो गया। लल्लन टॉप सभी दिवंगतों को अपनी श्रद्धांजलि देता है और उम्मीद करता है कि उनके परिवार को इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सुर्खियों के बाद अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। ये कोरोना नहीं बल्कि 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से है। टावर से जो रेडिएशन हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना रहे हैं, इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोग मर रहे हैं। इसलिए 5G टावर की टेस्टिंग को बंद करके देखिए, सब सही हो जाएगा। ये मेरे विचार नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज की कुछ पंक्तियां हैं। अखबार की कटिंग की शक्ल में ये मैसेज वायरल है। 5G टेस्टिंग पर इसी तरह के और भी मैसेजेस खूब भेजे जा रहे हैं। एक में लिखा है कि 5G की टेस्टिंग बंद करो, इंसानों को बचाओ। 5G से लोगों के मरने पर विमर्श का एक ऑडियो हमने शो के शुरू में भी सुनाया, इसका और भी हिस्सा सुन लीजिए। ये 5G जून तक में लॉन्च कर देंगे ना ये सब? ये 5G माने ये वेव्स पकड़ता है तब इसमें भी दिक्कत होता है क्या? हाँ, पहले चिड़िया पंछी मरते, इस बार मानव जाति मर रहा है इंडिया में। अरे बाप रे बाप। इसमें गला बहुत तेज सूखेगा, इसमें गला ना बहुत तेज सूखेगा। हाँ, मास्क लगा के चलिए, कुछ नहीं होगा। बस खाली मास्क लगा के चलिए, बस डबल ट्रिपल जो मास्क है लगा के चलिए।
हमने YouTube पर भी अपने दर्शकों से पूछा कि 5G पर टेस्टिंग को लेकर आपने कौन सी अफवाह सुन रखी है। कई लोगों के जवाब आए। गिरिजानंद जोशी नाम के एक दर्शक ने लिखा कि मैंने 5G टेस्टिंग के बारे में सुना, जिसके रेडिएशन के कारण सांस लेने में दिक्कत, गला सूखना, सरदर्द जैसी समस्याओं के बारे में उल्लेख था। मुझे ये विचारणीय भी लगा, शायद सरकार कुछ छिपा रही है। आकाश रावत नाम के एक दर्शक ने लिखा कि जितने भी लोग मर रहे हैं 5G की वजह से, कोरोना एक अफवाह है। ललन टॉक के एक और वीडियो के कमेंट में सौरभ डांगल नाम के व्यूअर लिखते हैं कि 5G से होने वाले रेडिएशन के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सब अपना पैक महंगा करने में लगे हैं, कहीं ये टेक्नोलॉजी हमें अंत की ओर ना ले जाए। एक और यूजर लिखता है कि सुनने में आ रहा है कि 5G की वजह से ही देश में इतनी मौतें हो रही हैं, क्या ये सही बात है? ऐसे मैसेजेस फैमिली वाले व्हाट्सएप ग्रुप में चाचा मामा भी खूब भेज रहे हैं। एक बड़ा तबका है जो ये मान बैठा है कि कोरोना 5G की टेस्टिंग की वजह से हो रहा है, और मांग कर रहे हैं ये लोग कि देश में 5G की टेस्टिंग रुकेगी तभी लोग बच पाएंगे। तो ये बातें कितनी सही हैं? क्या 5G और कोरोना का कोई संबंध है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? आज के शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे, पर पहले कुछ बुनियादी बातें समझते हैं कि 5G क्या होता है, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है। 5G में G का मतलब है जनरेशन। 5G यानी 5वीं जनरेशन, 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी। तकनीकी में वक्त के साथ बड़े बदलाव होते हैं। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में भी ऐसा ही होता है। इन बदलावों से तकनीक की नई पीढ़ी की शुरुआत होती है, इसीलिए इसे 2G, 3G या 5G जैसे नाम दिए गए। 1980 के दशक में वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। इसमें दो लोग मोबाइल डिवाइस के जरिए आपस में दूर से ही बात कर सकते थे। ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन यानी 1G। 90 के दशक में 2G की एंट्री होती है। अब मोबाइल से मैसेज भी भेजे जा सकते थे। इसके बाद 21वीं सदी में दाखिल होते हैं 3G की शुरुआत से। इसमें फ़ोन में इंटरनेट इस्तेमाल करने की क्षमता जुड़ गई। इसके कुछ वर्षों बाद ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और हाई स्पीड प्रोसेसिंग चिप का विकास हुआ। तकनीकी बेहतर, इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा, इसे कहा गया 4G। अभी हम 4G का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद आता है 5G। 4G के मुकाबले 5G में इंटरनेट की स्पीड 100 गुना तक बेहतर होगी। हम उस दौर में हैं जहां सब कुछ इंटरनेट के भरोसे है। नेविगेशन, वर्चुअल रियलिटी, अपने आप चलने वाले वाहन, सब कुछ इंटरनेट की स्पीड पर टिके हैं। और ज़्यादा स्पीड की वजह से 5G को गेम चेंजर माना जा रहा है। इसलिए हमें भी ये चिंता है कि हम कहीं 5G में पीछे ना छूट जाएं। चीन के शंघाई में 2019 में ही 5G शुरू हो गया था। दुनिया के कई और देशों में इसका ट्रायल चल रहा है। इसलिए भारत में अब टेलीकम्युनिकेशन विभाग ने पिछले मंगलवार को 5G ट्रायल की अनुमति दी। 5G के ट्रायल के लिए भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और MTNL को परमिशन मिली। इन कंपनियों ने 5G उपकरण के लिए एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-Dot जैसी कंपनियों के साथ टाई अप किया है। इस ट्रायल के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। अब बात आती है कि 5G ट्रायल में होगा क्या, ट्रायल कहाँ होगा, कैसे होगा। ट्रायल आबादी के घनत्व के हर स्तर पर होगा, शहरों में, छोटे कस्बों में और गाँव में। 5G में 5 तकनीकों का इस्तेमाल होगा: मिलीमीटर वेव, मैसिव माइमो, बीम फॉर्मिंग, स्मॉल सेल और फुल डुप्लेक्स। सारी तकनीक बारीकियों में घुसने के बजाय हम सिर्फ मिलीमीटर वेव समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मिलीमीटर वेव्स की ही 5G की तेज स्पीड में बड़ी भूमिका है। इसे हाई फ्रीक्वेंसी वेव भी कहते हैं, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति ज़्यादा होती है। अभी हमारे स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे टीवी या वाईफाई 6 गीगाहर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, लेकिन इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले उपकरणों की बढ़ती संख्या के चलते ये फ्रीक्वेंसी जाम हो रही है, धीमी पड़ रही है। इसलिए अब 5G में मिलीमीटर वेव्स के जरिए 30 से 300 गीगाहर्ट्ज के खाली फ्रीक्वेंसी बैंड को इस्तेमाल करने की तैयारी है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ दिक्कत ये होती है कि ये ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाती। ऊंची इमारतें या पेड़ों की बाधा भी ये तरंगें पार नहीं कर पाती। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है स्मॉल सेल यानी स्मॉल सेलुलर टावर्स। 3G या 4G के बजाय 5G का नेटवर्क पहुंचाने के लिए ज़्यादा टावर लगाने पड़ेंगे। तो ये तो बात हुई 5G के ट्रायल की। अब ये जो टावर हमारे आसपास पहले से लगे हैं, 5G के और लगेंगे, क्या इनसे हमारी सेहत को कोई खतरा है? क्या कोई रेडिएशन निकलता है? रेडिएशन और इसके खतरे वाली बातें लगातार आ रही हैं। ऐसी कई खबरें कि बीमार होने के डर से लोगों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया। कई बार कोर्ट के आदेश पर भी टावर को हटाया जाता है। हालांकि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से कैंसर जैसी बीमारियां होने का कोई सबूत नहीं है। दुनिया भर में इस पर कई रिसर्च हुई हैं, जिसमें माना गया कि टेलीकॉम टावर से कैंसर की आशंका बढ़ती है। फिनलैंड के वैज्ञानिक दारियुश लसिंस्की ने अपनी रिसर्च में बताया कि मोबाइल फोन का लंबे समय तक इस्तेमाल करने और टावर के आसपास के इलाकों में लगातार 10 साल औसतन 30 मिनट रहने से ब्रेन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। लसिंस्की उस एक्सपर्ट कमेटी का हिस्सा थे जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कैंसर रिसर्च एजेंसी ने बनाया था। WHO ने मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को
2B कैटेगरी में रखा है। इस कैटेगरी में वो चीज़ें आती हैं जो कैंसर की वजह बनती हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर सरकार ने टावर लगाने के कुछ नियम बनाए हैं। 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने गाइडलाइंस जारी की थी कि अगर कोई मोबाइल टावर ज़मीन पर या किसी छत पर लगाया गया तो टावर के पहले एंटीना की ऊंचाई की बराबरी पर कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर किसी पोल पर एंटीना लगाया जा रहा है तो उसकी ऊंचाई ज़मीन से कम 5 मीटर ऊपर होनी चाहिए। अगर एक ही टावर में एक ही दिशा में 6 एंटीना लगाए गए तो उनके सामने 55 मीटर के दायरे में कोई भी इमारत नहीं होनी चाहिए। ऐसे कई नियम हैं। जाहिर है कि ये नियम भी लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से ही बनाए गए होंगे। मोबाइल टावर से रेडिएशन के खतरे को बेहतर समझने के लिए भी हमने बात की विशेषज्ञ से। एक्चुअली जो बर्ड्स की डेथ और ये सारे मैंने भी सुने हैं, और आई हैव आल्सो कम अक्रॉस ऑल दीज न्यूज़ेस एंड ऑल। बीइंग एन माइक्रोवेव पर्सन, from the field of microwave person, what I feel is if the power density, that is the important catch over there. Agar power density is within the limits, prescribed limits, then kuch nahi hoga. Like we are using microwave ovens at our homes, so it is working on 2.4 gigahertz, that is 2400 megahertz, and almost similar range में frequency है जो ये towers के आसपास होती है, 2300 megahertz, 2100 megahertz. so उस केस में क्या होता है कि पावर जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर है वो 500 वॉट्स है, उसमें हम खाना बना लेते हैं, 1000 वॉट्स है, लेकिन टावर्स के पास इतनी हाई पावर नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं बहुत ज्यादा हाई पावर है, दैट रेगुलेशन इज देयर नॉट देयर, तो हो सकता है कि बर्ड्स पे इफेक्ट हो या हो सकता है, बट आई थिंक जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए। 5G में फ्रीक्वेंसी हम वेरी कर रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स स्लाइटली हायर फ्रीक्वेंसी, एंड हम लोग पावर को कंट्रोल में रख रहे हैं। अगर हम पावर को कंट्रोल में रखेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी से कुछ नहीं होने वाला है। और अभी तक जो स्टडीज हैं, काफी स्टडीज इस फील्ड में हो रही हैं, उसमें डिफरेंट पावर देके पीपल आर वर्किंग ऑन इट। सम स्टडीज आर सेइंग दैट देयर आर इफेक्ट्स एंड सम स्टडीज आर सेइंग देयर आर नो इफेक्ट्स। सो एक्चुअली अभी लॉन्ग टर्म स्टडी चाहिए, इसमें कंक्लूसिव एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। सो वी नीड लॉन्ग टर्म स्टडीज। अभी 5G तो आया ही नहीं है, अभी से हम कैसे कह सकते हैं कि इसका इतना हार्मफुल इफेक्ट है। रेडिएशन से पक्षियों की मौत होने की भी दुनिया भर से खबरें आती हैं। कई अखबारों में भी आपको ऐसी पुरानी खबरें मिलेंगी। और अब 5G को लेकर जो मैसेज वायरल है उसमें भी इस टेस्टिंग से पक्षियों के मरने के दावे हैं। तो पक्षियों की मौत की वजह क्या रेडिएशन है? जानकार की राय सुनिए। टावर की वजह में भी हो रहा है, मतलब उसमें से आ रहे ना रेडिएशन, और रेडिएशन इट विल अफेक्ट द ब्रेन सिस्टम। मींस बर्ड्स का वो क्रेनियल होता है, मतलब वो हेड पोर्शन का क्रेनियल वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इट इज वेरी लाइट वेटेड स्कल all the birds has. So this radiation may go in the brain system of the birds. It may collapse the memory power of the birds. What it happens, means when it will collapse, that time birds may fall down from the sky. If the birds will falling down from the sky, what happens? Automatically it dies. पक्षियों की बात हो या इंसानों पर असर की, जब तकनीक किसी नए स्तर पर जाती है तो ऐसी आशंकाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। भारत में अब 5G और कोरोना को जोड़ दिया गया। हालांकि 5G और कोरोना फैलने की थ्योरी का उद्गम भारत में नहीं हुआ, ये आयातित अफवाह है। पिछले साल मार्च अप्रैल में ब्रिटेन में भी ऐसे ही मैसेज वायरल हो रहे थे। लोग लिख रहे थे कि 5G के टावर से कोरोना निकल रहा है। BBC की खबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियो शेयर किए गए जिसमें बर्मिंघम और मेर्सीसाइड में इन दावों के चलते मोबाइल टावर को जलाया गया। 5G टावर्स के खिलाफ ब्रिटेन में 2 तरह के दावे थे। एक दावा ये कि 5G से इंसानों की इम्यूनिटी कम होती है, जिसके चलते लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहा है। दूसरे दावे में लोग कह रहे थे कि 5G तकनीक से कोरोना वायरस ट्रांसमिट किया जा रहा है, लेकिन ये सारी थ्योरी फर्जी निकली। कोरोना ब्रिटेन के उन शहरों में भी फैल रहा था जहां 5G शुरू नहीं हुआ था। इस बारे में हमने ब्रिटेन में ही डॉक्टर निपिन बागला से बात की। 5G यहाँ पे अब काफी टाइम से है यूके में 5G, और मैं 12 साल से मैं ऑटोप्सीज कर रहा हूँ, और बेसिकली मैं रॉयल कॉलेज में भी इन्वॉल्व हूँ यहाँ पे, तो और मेरे कोलीग्स भी ऑटोप्सी करते हैं, तो काफी मैं इन्वॉल्व हूँ। तो ना मैंने कभी कोई 5G से कोई डेथ देखी है, ना मेरे कोलीग्स ने देखी है, ना मैंने सुना है, ना ऐसा कुछ भी है। तो 5G से कोई डेथ नहीं होती है, इससे ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कोई हमने रियल लाइफ में नहीं देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और क्योंकि आपने मेरे को बोला था कि ये जो डिस्कशन है इसमें 5G पे भी बात कर सकते हैं, तो इन द मीन टाइम मैंने एक अपने फ्रेंड को फोन, फ्रेंड एक में बहुत अच्छे परिचित है मेरे, तो यहीं के हैं, बट उन्होंने PhD इसी में की हुई है, 5G में की हुई है, और वो 5G में ही जो लेटेस्ट 5G टेक्नोलॉजी आ रही है वो डेवलप करते हैं, एक बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वो अभी भी रिसर्चर हैं 5G की। तो मैंने उनसे अभी 10-15 मिनट पहले बात की और उन्होंने मेरे को काफी क्लैरिटी दी, बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5G से कुछ डैमेज भी नहीं होता, तो उसमें इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ रेडियो वेव, इट्स जस्ट रेडियो वेव में उनको एक बड़ा स्पेक्ट्रम मिला हुआ है। तो अगर जैसे रेडियो वेव से किसी की डेथ नहीं होती क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। और उन्होंने बोला कि अगर सिंपल एग्जांपल देखना है, मैंने पूरी जिंदगी यही किया है, वो तो बोलता है मैं तो अपने घर पे भी 5G ट्रांसमीटर रखता हूँ और उसी पे काम करता हूँ। वो एकदम जिम जाते हैं, एकदम फिट हैं, कुछ बहुत ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बोलते हैं अगर जिन देशों में 5G नहीं है और उनमें कोरोना बुरी तरह फैला हुआ है, जैसे करीबियन देश हैं, वो खुद करीबियन से आते हैं पुराने, बोलते करीबियन है, ईरान है और इन सब देश हैं, वहां पे कोरोना से काफी डेथ्स हुई हैं, बट 5G तो है ही नहीं। तो आई डोंट थिंक 5G और कोरोना वायरस या डेथ का कोई भी रिलेशन है। तो कुल मिलाकर हर एक्सपर्ट 5G तकनीक और कोरोना के संबंध को खारिज करता है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन नाम की संस्था ने अपने लंबे अध्ययन के बाद 5G इस्तेमाल से स्वास्थ्य का खतरा होने वाले दावों को खारिज किया। निष्कर्ष ये कि आपको 5G टेस्टिंग से कोरोना होने के जो मैसेज आ रहे हैं वो निराधार हैं, अफवाह हैं। 5G से कोरोना नहीं होता, लेकिन अगर 5G शुरू हो जाए तो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है, हमने जाना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के प्रमुख रहे प्रदीप बैजल से। 5G के आने पर 5G एक टोटली अलग तरीके का नेटवर्क है। और क्या है उसमें फर्क? उसमें खास फर्क ये है कि एक तो स्पीड बहुत ज्यादा है, 1000 गुना स्पीड है, और नेटवर्क बड़ा इंटेंसिव है, डेप्थ बहुत है, बहुत ज्यादा भेजा जा सकता है, बहुत प्रिसिशन है नेटवर्क में। और आज नेटवर्क तो अपनी जगह पर है नेटवर्क, लेकिन नेटवर्क क्या करेगा? 2G के टाइम में वॉइस भेजता था, 4G के टाइम में वॉइस भी भेजता था, इंटरनेट भी भेजता था। अब क्या करेगा? अब हमारा 5G बहुत सारे एप्लीकेशंस भेजेगा इस नेटवर्क पे, और ये बहुत तेज नेटवर्क होगा। तेज नेटवर्क का क्या मतलब है? आज हम 5G नेटवर्क पर ई मेडिसिन कर पाएंगे, ऑपरेशंस कर पाएंगे हम 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करके। जब वो कर पाएंगे तो बड़ा प्रिसिशन चाहिए होगा, तो वो प्रिसिशन देगा। स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए होगी, ऐसा ना हो कि मैं सिग्नल अभी दूं और आपको सिग्नल मिले कुछ समय बाद, तो मैं स्पीड मेरी बहुत बढ़ जाएगी। फिर वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगी जो इसके अंदर जाएगी। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा का बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती ही ऐसे है कि भाई दिमाग में हमारे क्या है, दिमाग में हमारे बहुत सारा डेटा है, भरा हुआ है। उसके बेसिस पर हम अपने सारे निर्णय लेते हैं उस डेटा की मदद से। जब 5G नेटवर्क आ जाएगा तो उसमें बहुत डेटा भर जाएगा, और रियल टाइम सिमुलेशन। एब्सोल्युटली राइट। तो तब हम उसकी मदद से हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे, हम डिसीजन ले सकेंगे। तो खास कि AI बहुत ज्यादा ऑपरेट होने लगेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो टेलीफोन जो है हमारा, वो ह्यूमन के पास जाना पड़ेगा। यानी पहले तो वॉइस जाती थी, फिर तस्वीरें जाती थी, फिर थोड़ा बहुत SMS जाता था, फिर ईमेलिंग होती थी। लेकिन अब तो रियल टाइम जानकारी आपके पास जानी लगेगी, रियल टाइम डेटा एनालाइज्ड होके आपको मिलने लगेगा, जिससे कि आप इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकें। दुनिया बदल जाएगी, लिटरली दुनिया बदल जाएगी। आपने दुनिया बदलती हुई भारतवर्ष में भी देखी, जब मोबाइल आए और जब 4G आया। 4G में बहुत सारी चीजें आई, जैसे कि हम आज जाते हैं ऊबर गाड़ियों पर, हम जाते हैं ये जो गाड़ियों को हम
सिग्नल देते हैं उबर गाड़ियों को और फौरन आ जाती हैं, फिर हम उनको इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह, वो सब 4G की मदद से। 5G में तो फिर मशीन टू मशीन बातचीत हो जाएगी, IoT, जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज में IoT कहते हैं, मशीन मशीन से बात करेगी। यानी कि मैं यहाँ से सिग्नल दूंगा और मैं अपनी मशीन गुड़गांव में रोक दूंगा, मारुति में बहुत रोबोट्स लगे हैं, मैं रोबोट चलाऊंगा यहाँ बैठा हुआ। टेस्ला की कार्स और टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो आ गई हैं उस तरह से ही। एब्सोल्युटली, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेज है। जो सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं वो तो मूव भी कर रही हैं, तो मैं सिर्फ मैसेजेस ही नहीं दूंगा, मैं मूविंग मैसेजेस दूंगा और मैं भी मूव करूंगा, वो भी मूव करेगा। तो बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाएगी हमारे सिग्नल में, तो फिर हजारों एप्लीकेशंस हो जाएंगी। आपको कुछ ऐसे पहले आपने पढ़ा होगा कि भारतवर्ष ने सारी चाइनीज जो एप्स थे वो बंद कर दिए, तो बहुत सारे हजारों एप्स हो जाएंगे। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मुझको ऐसा नेटवर्क लगाना है, मैं एयरटेल हूँ, मैं रिलायंस हूँ, मैं वोडाफोन हूँ, अगर मुझे ऐसा नेटवर्क लगाना है तो नेटवर्क के दूसरे पार पर कोई सुनने वाला होना चाहिए, कोई मेरा ईमेल मैसेज देखने वाला होना चाहिए, कोई मेरा डेटा रिसीव करने वाला होना चाहिए, कोई मेरे 5G के सिग्नल रिसीव करने वाला होना चाहिए। और ऑब्वियसली 5G क्योंकि बहुत इंटेंस नेटवर्क है, जैसे कि 3G 4G में अगर 10,000 टावर लगते हैं उसमें 1,00,000 टावर लगेंगे, क्योंकि इंटेंस नेटवर्क है, तो फिर खर्चा भी ज्यादा होगा 5G में। लेकिन अगर दूसरे एंड पर बिजनेस नहीं होगा तो मैं चलाऊंगा कैसे 5G? अगर मैं चलाऊंगा नहीं तो मैं लगाऊंगा कैसे 5G नेटवर्क? मुझे पैसा ही नहीं मिलेगा। क्यों आ गया? क्योंकि हम कनेक्टिविटी चार्जेस कम कर सके। क्यों कम कर सके? कि 10 के बजाय 1000 यूजर्स हो गए। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी जिसमें कि 4G तक भारतवर्ष को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, जब हम ये 2G 3G 4G लगा रहे थे और हमारे कनेक्शन बहुत बढ़ रहे थे, तो लोगों को 2 खतरे थे। एक तो ये कि सरकार का खर्चा, सरकार की इनकम कम हो जाएगी। पहले नेटवर्क में कनेक्टिविटी चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस बहुत थे, लेकिन हमने चार्जेस बहुत कम कर दिए। चार्जेस बहुत कम करने से संख्या बहुत बढ़ गई, तो उसमें बैलेंस आ गया और हमारे 2G 3G 4G नेटवर्क हमारे बहुत सक्सेसफुल हो गए। अब 4G में ये हुआ कि डेटा और उसका यूसेज हमारे देश में बहुत बढ़ गया, गांव-गांव में बढ़ गया, गांव-गांव में मैसेजेस जाने लगे। 5G में ऐसा होगा? इज अ क्वेश्चन मार्क, इज अ क्वेश्चन मार्क। तो जब तक 5G का इंटेंसिव स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा ऑपरेटर्स को, जो आज उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंटेंसिव नेटवर्क मिलने में, जब तक देश के कोने कोने में नेटवर्क नहीं मिलेगा, तब तक उसके लगाने में बहुत ज्यादा अड़चने आएंगी। तो तकनीकी और कोरोना को मिक्स मत करिए। सोशल मीडिया के निराधार वायरल मैसेज के बजाय भरोसेमंद स्रोतों से अपने ज्ञान का पोषण करिए। अपनी वैज्ञानिक चेतना को कमजोर मत पड़ने दीजिए। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।